करते हैं चैप्टर 3 जो है प्री एक्सरसाइज इवैल्यूएशन। आज के जो एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे कि प्री एक्सरसाइज इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, और जब भी कि कोई नया क्लाइंट को वर्कआउट प्लान देना हो तो सबसे पहले उसकी हेल्थ स्टेटस को समझना क्यों ज़रूरी है। प्री एक्सरसाइज इवैल्यूएशन एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसमें आप अपने क्लाइंट के मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ाम और कुछ ज़रूरी लैब टेस्ट के ज़रिए उनके अंदर छुपे हेल्थ रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो। तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल होने वाला है। मैं मेडिकल लाइफ में आने वाले जो पेशेंट्स हैं, मैं उनके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। तो आज से जो एपिसोड 3 है, एपिसोड 3 आपका बेसिस सेट करेगा कि आप कैसे चीज़ों को आप आगे सीख रहे हो और कितने अच्छे आप क्लाइंट को डील कर पा रहे हो, कितने अच्छे आप कोच बन पा रहे हो। तो मेडिकल हिस्ट्री के असेसमेंट में हमें क्या क्या पूछना चाहिए, तो हमें पूछनी चाहिए उसकी डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री, उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके देखना चाहिए कि उस वो हाइट उसकी कैसी है, जब वो चल रहा है तो वो कहीं लंगड़ा के तो नहीं चल रहा, वो ज़्यादा मोटा है तो फिर उसकी सेंट्रल ओबेसिटी कैसी है, अगर शोल्डर ड्रूपिंग है कि नहीं, तो शोल्डर ड्रूपिंग होगा, एक तरफ से कंधा झूला हुआ हो सकता है। तो ये सारे सब चीज़ों को हम लोग फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में चेक कर लेना रहता है। आई विल कम टू द डिटेल्स कि लैब इन्वेस्टिगेशंस भी हमें करने रहते हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट, बीपी को चेक करना चाहिए, हार्ट रेट को चेक करना चाहिए, और रेस्टिंग मेजरमेंट्स में एक बार उसका रेस्पिरेटरी रेट को भी चेक कर लेंगे। रेस्पिरेटरी रेट को कैसे चेक करेंगे, जो पेशेंट होता है उसको लेटा दिया जाता है और उसका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन पे एक पेन रख दीजिए या फिर एक उंगली देखिए और वो देखिए कि 1 मिनट पे योगा मैट हो या फिर आपके जिम में कोई भी मैट हो, तो 1 मिनट में वो कितनी बार पेट उसका ऊपर नीचे जा रहा है। अमूमन 12 से 16 या फिर कुछ बुक में 18 भी लिख रखा हुआ है, ये इतने रेस्पिरेशंस होते हैं पर मिनट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करके देखिएगा आप। तो ये सारे डीपी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी आगे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। तो ऐसे समझिए कि एग्जांपल के तौर पे एक 45 ईयर ओल्ड एक आदमी आया हुआ था। वो आकर के थोड़ा सा वो बोलता है कि उससे थोड़ा सा भी स्टेयर चलने में, सीढ़ियाँ चलने पे वो फटीग फील करने लगता है, थक जाता है। तो डीप हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि उसका एंजियोप्लास्टी हुआ था। अगर आपने स्किप कर दी होती तो ऐसे पेशेंट को या फिर ऐसे क्लाइंट को डील करना क्या हो जाता, काफ़ी ज़्यादा रिस्की। तो प्लीज़ ये सारे मेडिकल हिस्ट्री, सारे जो पैरामीटर्स होंगे और आज की जो क्लास होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखिए हमें क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए। फिज़िकल एग्जामिनेशन में मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिज़िकल एग्जामिनेशन में पहले देख लीजिए कि बॉडी वेट देखना है, हाइट देखना है, बीएमआई देखना है। बीएमआई का फॉर्मूला आपको पता है, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, नीचे होती है हाइट इन मीटर का स्क्वायर, ऊपर होता है बॉडी वेट। ठीक है, अगर किसी का बॉडी वेट है 85 kgs और हाइट इन मीटर अगर वो 162 सेंटीमीटर का है, 1.262 इंटू 1.62 हो जाएगा, तो जितना भी आएगा उसका हो जाएगा बीएमआई। वेस्ट सरकमफ्रेंस को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप कर रहे होते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसको नहीं पता बॉडी रिकम्पोजिशन का मतलब क्या है तो मैं बता देता हूँ, गेनिंग ऑफ मसल्स एंड लूजिंग ऑफ फैट। तो फिर वेस्ट सरकमफ्रेंस एक ऐसा इंडिकेटर बन जाता है जिसमें ऐसे क्या होता है ना, बॉडी रिकम्पोजिशन पे आपने बहुत ज़्यादा फैट लूज़ भी कर दिया तो भी अगर आपने मसल गेन कर दिया तो बॉडी वेट तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें वेस्ट सरकमफ्रेंस की मदद लेनी पड़ती है समझने के लिए कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। रेस्टिंग हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी उसका चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट का। ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, ये डॉक्टर्स के लिए है। ऑस्कल्टेशन मतलब चेस्ट पे स्टेथो लगा करके सुनते हैं कि कोई अलग से साउंड तो नहीं आ रही, लंग्स में
कहीं एज़मा का रोंकाइस तो नहीं, एक साउंड है, ठीक है, कहीं क्रेप्स तो नहीं, क्रेप्स और ये रोंकाई अगर मिलते हैं तो ये लंग्स में, तो ये एबनॉर्मल साउंड है। हार्ट का नॉर्मल साउंड क्या होगा? साउंड वन, साउंड टू, लब, डब। बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो है मरमर, उसके अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। हावेवर ये और भी डिटेलिंग में जा सकता हूँ मैं इसके, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है। और जो लंग्स का जो नॉर्मल साउंड होता है वो है वेसिक्यूलर ब्रेथ साउंड। उसके अलावा जो भी चीज़ें मिलती हैं वो रोंगाई, क्रेप्स और एबनॉर्मल ही कहलाएंगी। इवैल्यूएशन ऑफ पेरिफेरल पल्सेस। पेरिफेरल पल्सेस में हमें देख लेना पड़ता है कि रिस्ट में कैसे पल्सेस आ रहे हैं। रेडियल आर्टरी को हम लोग पाल्पेट कर लेते हैं, और पाँव में चेक करते हैं डॉर्सीपेडिस आर्टरी को। मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट मैंने बताया कि वो पेशेंट लंगड़ा करके चल रहा है कि नहीं, या फिर कुछ उसके अंदर शोल्डर की ड्रूपिंग है कि नहीं। अगर नॉर्मल नॉर्मल शोल्डर ऐसा होना चाहिए तो थोड़ा सा मैंने ड्रूपिंग ही बना दिया, बट ऐसे इमेजिन करिए अगर ऐसे है किसी का, तो ये फिर भी मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, वी शेप है। लेकिन अगर एक शोल्डर वो है और दूसरा शोल्डर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, पुष्पा टाइप, तो ये मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट में आपको चेक कर लेना है। उसको उस हिसाब से ही एक्सरसाइजेस आपको प्रेस्क्राइब करनी है, या फिर उसके लिए आपको क्यूरेट करना है एज अ ट्रेनर। न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसे पार्किंसन है, वो भी पेशेंट्स अपने थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने या फिर वॉकिंग वगैरह के लिए आते हैं। स्ट्रोक के भी पेशेंट रिहैब के लिए कभी जिम में थोड़ा दिखाई देते हैं। हाउएवर उनको उनके साथ जो फिजियोथेरेपी वाले होते हैं वो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे भी देख लेते हैं कि जैसे कि अगर एक एल्डरली क्लाइंट है, कोई भी अगर एल्डरली क्लाइंट आपके पास आता है, तो आपको पता होगा कि बीपी अगर उसका चेक किया आपने तो आ गया 170/110, ठीक है। तो ये बिना किसी कंप्लेंट के ही आ गया वो, और आपने उसको तुरंत क्या किया, एक्सरसाइज में दौड़ा दिया। उसके पास कोई कंप्लेंट नहीं था, लेकिन आपने उसे एक्सरसाइज करा दी, तो उसका बीपी तो शूट कर जाएगा ना। और वो हो सकता है कि वहाँ पर आप आया तो आपके जिम में था, लेकिन वो जिम से सीधा घर नहीं जा करके हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि स्ट्रोक भी आ सकता है ना, हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। तो ये हो सकता है। तो आपको जब भी ऐसा बीपी अगर हाई होगा, तो आपको उसको सजेस्ट करना है कि पहले अपने वो डॉक्टर से कंसल्ट करा ले, और तब जा कर के इलाज अपना भरपूर कराए। इलाज इलाज अपना भरपूर कराने के बाद जो भी सेफ़ इंटरवेंशन होगा आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो एज अ ट्रेनर। फास्टिंग ग्लूकोज, हाँ, अब देखिए लैब टेस्टिंग्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। लैब टेस्टिंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें ये देखना है, लिपिड प्रोफाइल में जो कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड होता है, उसका असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, कि ना हर चीज़ों को तो आप समझ नहीं पाएंगे, और हर चीज़ों को इवालुएट हम भी नहीं कर पाते, ठीक है, एआई भी नहीं कर पा रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जो एकदम ही मान के ही चलनी रहती है, ठीक है, वो बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम आपको ट्राइग्लिसराइड तो देख ही लेना है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट हार्ट अटैक से मर रहा है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं मरेगा, हाई एलडीएल, लो एलडी एचडीएल और हाई एलडीएल की वजह से नहीं मरेगा, ठीक है। वो मरेगा हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से। ट्राइग्लिसराइड मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, 70 से नीचे होना चाहिए इसका वैल्यू, तो आपके लिए बेटर है, क्लाइंट के लिए भी बेटर है। तो आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला को, सिद्धार्थ शुक्ला को लोग बोलते हैं कि उसके खाने में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा था। हावेवर वो फैट उतना उस हिसाब से वो कंज्यूम नहीं करता था सिद्धार्थ शुक्ला, बट कुछ कुछ थ्योरीज थी जो कि ट्राइग्लिसराइड को उस ज़माने से ही फेमस कर चुकी है, और बहुत सारे स्टडीज़ हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड को ही ब्लेम करते हैं। और इनफैक्ट
मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देख रखा हुआ है कि ट्राइग्लिसराइड्स आर द मेन कल्प्रिट्स, ठीक है। ऑफन वी पुट द ब्लेम ऑन कोलेस्टेरॉल, ठीक है, या फिर एलडीएल, बट द मेन कल्प्रिट इज ट्राइग्लिसराइड, प्लीज़ इसको नहीं भूलना। अब आता है फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c, ठीक है। स्पेशली डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक्स में तो चेक करना ही है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये वाला चीज़ अगर आपने नहीं ठीक किया तो क्लाइंट को हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आप भैया आप कितनी भी एक्सरसाइजेस करा लो, ठीक है, हो सकता है उस क्लाइंट को हो PCOS, ठीक है, वो बेचारी वेट लॉस करने के लिए आपके पास आ रही है, आप कुछ भी नहीं करा रहे हो, आप उसका आपने इवैल्यूएशन करा ही नहीं कि PCOS हो सकता है, फिर प्री डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो सकता है, आपने उसको कितनी भी एक्सरसाइज करा दी, उसको रिजल्ट ही नहीं आना है, और आप एज अ बैड कोच डिक्लेयर हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट भी एक चीज़ होती है जिसको हमें कर लेना चाहिए। रीनल फंक्शन टेस्ट में मैं बोलूँगा आपको करना चाहिए सबसे पहले यूरिया, क्रिएटिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन भी लोग ले रहे होते हैं, तो क्रिएटिन का हमेशा जांच करा लेना चाहिए। और एक चीज़ का जांच कराना चाहिए जिसका नाम है EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये एक ऐसा टेस्ट है कि वो बताता है कि किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं, ये किडनी है, किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं उनसे कितना पानी निकल रहा है, कितना खून या फिर यूरिन छन करके निकल रहा है, वही होता है GFR। आपको इतना मैं और ज़्यादा डेफिनेशन नहीं बताना चाहता, क्योंकि डेफिनेशन उतना आपके काम का नहीं है, इसी ऐसे में पूछेगा भी नहीं GFR का डेफिनेशन, ठीक है। बट इतना ही याद रखना कि कितना पानी छन करके निकल सकता है। फिल्ट्रेशन रेट है ना, तो रेट मतलब किसी कुछ पर यूनिट टाइम पर। तो और ये ग्लोमेरुलस, ये वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। थोड़ा सा मैं अलग कलर ले लेता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये है ग्लोमेरुलस। तो अगर ग्लोमेरुलस से कितना खून या फिर कितना यूरिन या कितना पानी छन करके निकला, उसी चीज़ को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगला चीज़ है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में FEV1 और FVC को भी हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि देखिए सर, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर जो आपको याद रखना है, दैट इज़ पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री ही चीज़ की जाती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर सबसे मेनली, और उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना पड़ता है FEV1 और FVC का रेशियो, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं वो, या फिर उनमें ब्रेथलेसनेस का कंप्लेन है, थोड़ा सा भी कुछ काम करने से उनकी सांसें फूलती हैं, ब्रेथलेसनेस है, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल में बोल रहा था कि एक 48 ईयर का एक रनर आता है, वो 5 मिनट का वॉक के बाद ही थक जाता है। तो स्पायरोमेट्री आपने करके देखा, तो वहाँ पर आपको डायग्नोज हो गया कि उसको क्या था, उसको निकला COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो फिर आपने उसके प्रोटोकॉल में क्या ऐड करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ऐड करना है, और लो इंटेंसिटी वॉक को ऐड कर देना है, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में और यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि यूज़ फॉर स्मोकर्स, ये प्लीज़ याद रखिएगा ये वैल्यूज़ को, मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 45 ईयर्स ओल्ड के पेशेंट्स होंगे या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम होगा, तो आप उनको प्लीज़ स्पायरोमेट्री सजेस्ट करिएगा। आप देखिए, ट्रेनर का मतलब ये नहीं कि आप बस क्लाइंट को एक ही तरीके से देखेंगे, आप सोचिए उनको, आपको उनकी लाइफ है, उनकी हेल्थ को बेटर बनाना है। तो देर इज़ नो क्लियर, ऑफकोर्स आपको अपने आप को डॉक्टर नहीं समझना है, लेकिन स्टिल आपको डॉक्टर की हेल्प भी तो करनी है। डॉक्टर हमेशा तो अवेलेबल होगा नहीं, और ये छोटे मोटे जो टेस्ट हैं उनके लिए तो, उसके लिए तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्पायरोमेट्री आप बता सकते हैं। मेजर्स FEV1, FVC रेशियो को बताता है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चीज़ नहीं बताता है। क्या चीज़ नहीं बताता, ये भी क्वेश्चन आता है ACM में कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से नहीं पता चल सकता है, तो वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, जो फुल एक्सपीरेशन करने के बाद भी जो वॉल्यूम लंग में रह जाता है, अमाउंट ऑफ
एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, इसको कहते हैं हम लोग एसिडुअल वॉल्यूम। अनस्टेबल अंजाइना और रीसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अच्छा, पहले ये कौन नया हेडिंग शुरू होता है जिसका नाम है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब एक्सरसाइज हमें नहीं करानी है। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब एकदम हरगिज़ नहीं करा सकते, रिलेटिव मतलब कि करा भी सकते हैं थोड़ा बहुत सावधानी बरतने से। तो ये एक नया हेडिंग शुरू हुआ है। तो अनस्टेबल अंजाइना क्या होता है कि हार्ट में कोई प्लाक जमा हुआ है और वो कभी भी टूट करके नहीं बिखर सकता है, गिर सकता है। हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एक ऐसे करके प्लाक जम गया है। प्लाक मतलब कोई गंदगी जम गई, डस्ट जम गया है। अब यहाँ से ब्लड यहाँ नहीं निकल पा रहा। ठीक, अब ये अनस्टेबल है और ये कभी भी ये निकल करके बाहर निकल सकता है, क्लॉट बना सकता है। कभी आपने ज़्यादा पुश लगाया तो ज़्यादा ब्लड का फ्लो आया तो ये टूट करके बिखर गया और ये जा करके और पतली जो ब्लड वेसल्स होंगी जो कि ब्रेन की हो सकती हैं वहाँ पे जाके अटक सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और रीसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हार्ट अटैक कहते हैं, बहुत डेंजर सी है जो चीज़ बीमारी होगी जिसको हम लोग डॉक्टर्स तो समझते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, लेकिन एज अ ट्रेनर आपको भी समझना इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियम मतलब क्या होता है कि हार्ट के मसल्स को कहते हैं हम लोग मायोकार्डियम। इन्फेक्शन यानी कि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचा तो वहाँ पर वो टिश्यू डैमेज हो गया। तो अगर हार्ट के मसल्स डैमेज हो गए हैं वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचने के कारण, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, देखिए इससे अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। ये जितने भी अंग्रेज़ों ने कोर्स निकाल रखे हैं उनसे आप सीख नहीं सकते, अच्छे आप कोच नहीं बन सकते। जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ आपको कोई नहीं समझाने वाला है। अनकंट्रोल्ड अरिदमिया हो सकता है, सीवियर अओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। मैंने बताया था कि जर्सी मूवी थी, जर्सी में शाहिद कपूर को अरिदमिया था, यानी कि हार्ट के जो रिदम होता है, रिदम मतलब क्या होता है ना, पी वेव आएगा, फिर क्यू वेव आएगा, आर एस पी वेव आएगा, क्यू आएगा, आर एस आएगा, फिर एक टी वेव आएगा, ये ईसीजी है। तो अगर ये नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, जैसे मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अरिदमिया है तो यहाँ पे रिदम बिगड़ गया, ऐसे से रिदम बिगड़ गया तो ये अरिदमिया हो गया। ठीक है, और अओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है कि हार्ट के हमारे 4 चेम्बर होते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल अपने ब्लड को भेजता है अओर्टा में। तो अगर मान लीजिए अओर्टा की जो दीवारें हैं या फिर जो उसका गेट है वो पतला हो गया, वो स्टेनोज्ड हो गया, स्टेनोज मतलब संकीर्ण होना, पतला होना। ठीक है, ठीक है, तो ये नैरो डाउन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो यहाँ पे ब्लड, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को यहाँ पे भेजने के लिए, क्योंकि रास्ता पतला हो चुका है ना। अक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन और फीवर, तो इन सब चीज़ों में देखिए अनस्टेबल एंजाइना में आप पेशेंट को बोलेंगे कि नहीं आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बोल सकते हैं, अरिथमिया में बोल सकते हैं, ऑटिक स्टेनोसिस में बोल सकते हैं, क्योंकि उसको कार्डियक आउटपुट ही नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे ब्लड ही नहीं चल रहा है तो कार्डियक आउटपुट कहाँ से मिलेगा पेशेंट को। फर्दर उसका हार्ट और डिटोरिएट हो जाएगा। सीवियर अगर उसको कोई फीवर है, अगर कोई अभी इन्फेक्शन हुआ है तो भी आप उसको बना ही करेंगे। अगर कोई रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में मैंने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर रहता है, डायस्टोलिक 110 से ऊपर रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी एक एग्जांपल है। तो याद रखिए कि ये रिलेटिव है। अगर आप चाहे तो धीरे धीरे करके उनको स्लो स्लो एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइजेस रिकमेंड कर सकते हैं। क्या करना है, क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज आएंगे वो बाकी के नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, सोडियम पोटेशियम को मेन चेक करना है और कैल्शियम को भी। अगर पोटेशियम कम है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट पोटेशियम ज़्यादा भी होगा तो भी एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपको चेक करना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें इलेक्ट्रोलाइट चेक करना रहता है, जो कि ACMCM की गाइडलाइन में भी मैंशनड है, दैट इज़ पोटेशियम, दैट इज़ पोटेशियम। इन्फॉर्म कंसेंट भी लेना। अच्छा, जैसे कि मैं बताऊं कि एग्जांपल है कि क्लाइंट एक आया वायरल फीवर के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, CRP उसका हाई था, CRP अभी भी हाई है, 6 से अंदर होना चाहिए, मान लीजिए उसका CRP अभी भी 32 है। ठीक है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी भी आप
थोड़े इन्फेक्टेड हो या फिर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, हाउएवर ये सही फैक्टर नहीं है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ही है, डायग्नोस्टिक तो नहीं है ये। लेकिन आप क्लाइंट को बोलोगे कि रेस्ट कर लीजिए कुछ दिन। इन्फॉर्म कॉन्सेंट, कॉन्सेंट के बिना तो कुछ भी आजकल लाइफ में चलता नहीं है। आपको पेशेंट को, क्लाइंट को सब कुछ अपने हवाले में ही रखना पड़ता है कि भैया आपके साथ हम क्या क्या करने वाले हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर टेस्टिंग एनी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है, क्या क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आप क्लाइंट का कोई मेडिकल रिकॉर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, और राइट टू विड्रॉ जब भी क्लाइंट चाहे तो इस चीज़ से पीछे हट सकता है। ठीक है, उसका लिखित परमिशन लेना प्रोफेशनल प्रैक्टिस का एक पार्ट है। तो क्लाइंट को आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि टेस्ट क्यों हो रहा है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट है। अब देखिए, प्री टेस्ट पार्टिसिपेशन और इंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लीजिए कि ये चीज़ क्या है। देखिए, टेस्ट के 3 घंटे पहले ना कुछ भी हेवी ना खाया जाए, कैफ़ीन, अल्कोहल को अवॉइड किया जाए, कंफर्टेबल कपड़े पहने, हाइड्रेटेड रहे, मेडिकेशन की लिस्ट जो है वो साथ में लेकर के आए। यही सेम चीज़ें हैं कि आपको अगर पार्टिसिपेशन करना है, अगर उसका इवैल्यूएशन करना है, तो क्लाइंट को आपको पहले से ही बताना पड़ेगा कि 3 घंटे तक कुछ भी हैवी मील ना खाए। आपने एक वो देखा होगा ना, बीसीए का रिपोर्ट, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस का रिपोर्ट होता है, इन बॉडी करके एक कंपनी होती है जिस बहुत फेमस है। मैं वो नहीं कर रहा, एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको मालूम होगा, बीसीए बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में लोग बोलते हैं कि 3 घंटा पहले से कुछ नहीं खा के आना है। ठीक है, अल्कोहल, फूड, कैफीन, टोबैको, ये सारी चीज़ों का व्यवहार नहीं करना है। लाइट क्लोथिंग पहन के आनी है। ठीक है, पहले से ही अच्छे से सो करके, अच्छे से हाइड्रेट करके आना है टेस्टिंग डे के पहले। और जो भी अगर कोई दवाइयाँ खाते हो, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, इंसुलिन या फिर कोई और दवाइयाँ जो कि उनकी चलती हो, तो फिर उस चीज़ को पहले से ही बता करके, जैसे स्टेरॉइड्स, उनको पहले से ही अपने कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना है और अपने कंसेंट ले लेना है। तो समरी यही है इस पूरे क्लास का कि एक थॉरो प्री एक्सरसाइज इवैल्यूएशन बिल्ड्स द सेफर एंड मोर इफेक्टिव ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम। कस्टमाइज करना है डेप्थ ऑफ इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स प्रोफाइल एंड एक्सरसाइज गोल्स, and always document and respect informed consent before moving the to physical assessments। बेसिकली यही है कि प्री एक्सरसाइज एवोल्यूशन एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर ये आप स्टेप स्किप करते हो तो आप बिना मैप के जंगल में घुस रहे हो। ठीक है, क्लाइंट का पास समझना, उसकी बॉडी की लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करना, यही आपको एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेनर बनाता है। ठीक है, अगला एपिसोड होगा फिटनेस ट्रेनिंग एंड इंटरप्रिटेशन पे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे टेस्टिंग एंड डेटा के बेसिस पे हमें प्रोग्राम सेट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और भी दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं बहुत रॉ और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं क्वालिफाइड इंडिविजुअल भी हूँ जो कि इन सब चीज़ों को समझा सकता है। इंटरनेट पे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा तरीके से भ्रांतियाँ फैल रही हैं, तो किसी ना किसी को आना पड़ेगा जो हेल्थ के से रिलेटेड मिथ को वाइप आउट कर सके। तो इट्स बेटर मी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो डॉक्टर आलोक तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।